हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक गुप्ता आपसे फिर से हाजिर हूं लेकर जीएस का टॉप 20 क्वेश्चन जो हमारा सीरीज चल रहा था। बीच में एसएससी सीजीएल के एग्जाम की वजह से हम लोग का बीच में छूट गया था। एसएससी एग्जाम की वजह में एग्जाम तो दिए लेकिन एग्जाम रद्द हो गया और हम लोग को रद्द नहीं होना। फिर से आगे बढ़ते हैं ऐलान जंग सीरीज में। और ऐलान जंग सीरीज का ये 8वां सेट 18वां सेट है और 18वां सेट को फिर से नए जोश के साथ में हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो आपका एग्जाम तक कंटिन्यूअस चलेगा और एग्जाम तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे कराया जाएगा। और साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके लिए वीडियो लाया जाएगा। तो आपको 2 दिन के अंतर्गत आपको एक डांस जो शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित जितने भी नाम होते हैं लोक नृत्य उस सबका वीडियो आपको इसी चैनल पे 2 या 3 दिन के बाद आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये है टॉप 20 जीएस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1944 में विभिन्न उद्योगपतियों के साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया। यह योजना किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, यानी बोल क्या रहा 1944 में योजना लाया गया था। किसके द्वारा? विभिन्न उद्योगपतियों के द्वारा। तो इस योजना को बताया गया, इस योजना को बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान, ठीक है। मुंबई का ही पहला नाम बॉम्बे हुआ करता था, बाद में उसका मुंबई चेंज कर दिया गया। उसी के नाम पे बॉम्बे प्लान लाया गया था। इसको लाने वाले कितने थे? इसको लाने वाले टोटल 8 उद्योगपति थे। 8 उद्योगपति, जैसे कि आप जानते हैं टाटा हो गया, बिरला हो गया, जॉन मथाई, इस टाइप से उद्योगपति 8 उद्योगपतियों ने मिलकर आपका बॉम्बे प्लान लाया था। जैसे कि पंचवर्षीय योजना किस तरह से है उसी तरह से ये योजना था। यानी कि आपको एक फिक्स समय के लिए निर्धारित कर देता कि हमें देश में विकास के लिए या उद्योगों में विकास करने के लिए क्या किया जाए। मेनली इनका फोकस क्या था? उद्योगों पर। ठीक है, क्योंकि सारे उद्योगपति थे, मेनली उद्योगों पर फोकस था और उसके लिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह प्लान लाया गया था। ठीक है, इसको बॉम्बे प्लान लाया गया था। ये बॉम्बे प्लान गया था, कब लाया गया था? 1944 में। ठीक है, फिर देश आजाद होता है। फिर देश आजाद होने के बाद में 1951 में पंचवर्षीय योजना लाया जाता है। पंचवर्षीय योजना 1951 से लाया जाता है। जो पहला पंचवर्षीय योजना था 1951 से 1956 और इसी तरह से टोटल वर्तमान में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आएगा और 2017 तक की लास्ट पंचवर्षीय योजना था। और पंचवर्षीय योजना को 2015 में समाप्त कर दिया गया नीति आयोग को बनाकर, आपको सबको पता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे प्लान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है, यानी कि जो हम लोग नेचुरल गैस जो जलाते हैं उसको कौन सा उससे जलाने से कौन सा गैस निकलता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। आप जैसे जानते हैं कि प्राकृतिक गैस क्या होता है। प्राकृतिक गैस को हम लोग बायोगैस भी कहते हैं, बायोगैस। ठीक है, और बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन होता है जिसका आप लोग फॉर्मूला जानते हैं CH4। CH4 क्या है? ये है CH4 क्या है? CH4 आपका मीथेन है। और मीथेन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करें, जलाना मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना। और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है CO2 और साथ में जलवाष्प की मात्रा निकलता है H2, यानी कि गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस निकलती है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन क्या होता है? ओजोन O3 होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनता है ओजोन O3। हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन गैस है। जो हाइड्रोजन जनरली जो ईंधन होता है, एविएशन ईंधन, जो आपका हवाई जहाज के ईंधन भरा जाता है, उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, उसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड, जब सल्फर को जलाया जाता है H2 के प्रेजेंस में, तब यहां से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? ठीक है, देखिए आ गया शास्त्रीय नृत्य वाला। तो आपको हम बता रहे हैं कि आपका लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन हमेशा से बनता आता है और हमेशा एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। इसलिए शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग 2 या 3 दिन में अंदर एक वीडियो लाएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। उसी के बाद देखिए कथक क्या है? कथक शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। कथक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य होता है। 8 में बताया था, 8 में कथक भी है। कथक हो गया, कथकली हो गया, आपका सत्रिया हो गया, ओडिसी हो गया, आपका भरतनाट्यम, इसी तरह से टोटल 8 होते हैं। 8 में से हम लोग कथक के बारे में बात करें तो कथक घराना जुड़ा होता है। कथक के अंदर क्या होता है? घराना। घराना कहने का मतलब हो गया
किसी एक फिक्स जगह पे जहां पे विशेष तरह से एक कथक का अलग लय या अलग शैली में डांस किया जाता है, उसको हम लोग घराना बोलते हैं। कि मुख्यतः 4 घराना होते हैं, 4 घराना देख सकते हैं, बनारस घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना, जयपुर घराना। और जयपुर घराना जो होता है वो सबसे टफेस्ट होता है। क्या होता है? सबसे टफेस्ट, मतलब जब सबसे अधिक का मजबूत, क्या बोलते हैं, सबसे मुश्किल वाला जो होता है, मुश्किल इसमें होता है, सबसे ज्यादा मुश्किल आपको जयपुर घराना में पड़ता है। और जयपुर घराना को स्टार्ट कौन किया था? जयपुर घराना को स्टार्ट करने का श्रेय जाता है भानु जी को, ठीक है। उसी तरह से रायगढ़ घराना ये कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है, और इसको स्टार्ट करने का श्रेय जाता है चक्रधर सिंह को, चक्रधर सिंह को। ये सब जो नाम जुड़े होते हैं, ये नाम से क्वेश्चन बनता है और ये नाम को आपको याद रखना चाहिए। जैसे लखनऊ घराना, लखनऊ घराना को कौन स्टार्ट किए गए थे? वाजिद अली शाह के द्वारा। जनरली लखनऊ घराना मुस्लिम के नवाबों से घिरे हुए हैं, इसलिए ये यहाँ पे आपको मुस्लिम नाम ज्यादा मिलेगा। वाजिद अली शाह लखनऊ घराना से जुड़ा है। उसी तरह से जानकी प्रसाद कौन सा घराना से जुड़े हैं? ये बनारस घराना से जुड़े हैं, जो वाराणसी काशी जिसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ से हो गया। आप इसी में आप शास्त्रीय नृत्य को टोटल 8 देख सकते हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य, 8 का अलग अलग राज्य है, क्षेत्र है। कथक कहाँ पे बनाया जाता है? कथक कहाँ का डांस है? ये नॉर्थ इंडिया का, या तो फिर आपको इसको बोल सकते हैं उत्तर भारत, स्पेशली उत्तर प्रदेश। लेकिन आपको उत्तर प्रदेश में साथ में छत्तीसगढ़ भी दिखेगा, राजस्थान भी दिखेगा, इसलिए हमें उत्तर भारत भी कहते हैं कथक को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आए। पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? ऐसे प्रदेश जो ना तो पूर्ण रूप से राज्य है और ना इनको राज्य का दर्जा मिला हुआ है, इधर सीधा सेंट्रल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सेंट्रल के द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं, इसलिए से केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्रों का सीधा डायरेक्ट शासन होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया चार दिया, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। तो टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है। 8 में अगर देखेंगे तो एक लक्षद्वीप, दूसरा दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप, ये 2021 में बनाया गया था। बाकी इन लोग पहले ये एक अलग था, दमन और दीव, और दादरा नगर हवेली अलग था, तो दोनों को मिला के एक बना दिया गया, जिसकी वजह से 8 की संख्या हो गई। फिर तीसरा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, चौथा पुडुचेरी, पांचवा क्या हो जाएगा? दिल्ली, छठा आपका हो जाएगा चंडीगढ़, सातवां जम्मू कश्मीर और 8वां लद्दाख, ठीक है। तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश से उसी में पूछ रहा है सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। अगर सबसे बड़ा केंद्र शासित पूछे तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबका बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा? आपका लद्दाख होगा, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। अब छोटा अगर देखते हैं, अगर मैप में देखें तो मैप में देखिए, यहाँ पे मैप पे, ये भारत के मैप में भारत देखिए, यहाँ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप क्या है? एक आइलैंड का ग्रुप है, ठीक है। टोटल लक्षद्वीप है, टोटल आइलैंड का ग्रुप है। टोटल यहाँ पे 36 आइलैंड है और 36 में से सिर्फ 10 में निवास करते हैं, 10 में निवासित है। और इसका जो एरिया है लक्षद्वीप का एरिया कितना है? 32 किलोमीटर स्क्वायर, टोटल 32 किलोमीटर, मतलब छोटा सा एरिया है, इसलिए लक्षद्वीप क्या है? हमारा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा, सबसे बच्चा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और उसी तरह से देखेंगे यहाँ पे अंडमान निकोबार है, एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 हो गया। पुडुचेरी देखिए, यहाँ पे 4 जगह में पुडुचेरी होता है आपको, 1 2 3 और 4, कहा गया चौथा माहे 4, ये 4 जगह में आपको पुडुचेरी होता है। ये चारों क्या है? ये पुडुचेरी है, ठीक है। उसी तरह से दमन, दीव और इधर दादरा नगर हवेली, ये चारों यहाँ पर भी है, ये टोटल चारों एक केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आपका दिल्ली हो गया, और ऊपर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको पता है, यहाँ पे चंडीगढ़ हो जाता है, ठीक है। टोटल 8 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसका आंसर क्या बताया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, टोटल 32 किलोमीटर के साथ में छोटा, सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी में क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा? अभी बताइए कि आप लोग गांव घर में सबसे ज्यादा राशन क्या बोलते हैं, अगर खाद्यान्न की जरूरत पड़े तो कहाँ जाते हैं? झोला लेके लाइन लगा के तुरंत पहुंच जाते हैं ना, कहाँ पे? राशन दुकान में। राशन मिलता चाहे नहीं मिला हो, लेकिन झोला लेके पहुंच जाते हैं, ले भैया राशन दे दो, महीना टाइम हुआ, राशन लेने पहुंच जाओ, ठीक है। तो उसी राशन के बारे में बात कर रहा है। और राशन कहां से मिलता है? हम लोग पीडीएस की दुकान से मिलता है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसी को बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ मिलता है गरीब और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्य पर। रियायती मूल्य पर कितना मिलता है? चावल कितना मिलता है? चावल 1 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो। उसी तरह से नमक मिलता है, चीनी मिलता है, किरोसिन तेल मिलता है, ठीक है। ये कहाँ मिलता है? आपका बनिया दुकान में ही मिलता है, ये मिलता है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन दुकान में, ठीक है। तो राशन दुकान में मिलता है पीडीएस सिस्टम जिसको बोलते हैं। और इसका शुरुआत कब हुआ था? 1970 के दशक में हुआ था शुरुआत, 1970 के दशक में जाके धीरे धीरे सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचता है, ग्रामीण क्षेत्रों में। और इसका मेन शुरुआत होने का मेन मुख्य कारण था कि यहाँ पे हमारा जो पश्चिम भारत था, पश्चिम भारत में
हरित क्रांति 1966-67 में लाया गया था। हरित क्रांति बहुत ज्यादा सफल हुआ था। वो हरित क्रांति सफल होने के बाद में पीडीएस सिस्टम लाया गया, और पीडीएस सिस्टम लाने के बाद में इसके साथ में इसका जो मुख्य कार्यकर्ता था कौन था, एफसीआई, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये पोषित था। और इसका जो संस्था था सार्वजनिक वितरण प्रणाली की देखरेख करने के लिए क्या था, विद आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। ठीक है, आप लोग हमेशा गांव में एफसीआई का नाम सुने होंगे। ठीक है, उसी तरह भूदान क्या है, ये जमीन का दान देने वाला सिस्टम है। इसका निकाल लेगा था जमीन का आंसर, जमींदारों द्वारा जमीन को दान दे दिया गया अंग्रेज, जब अंग्रेज छोड़ गए उसके बाद में। उसी तरह सुरक्षित भंडार, तो भंडार क्या, स्टोरेज, ये भी है आपका जुड़ा हुआ है पीडीएस सिस्टम से। ग्राम दान, यानी ग्रामों को दान देने वाला सिस्टम था, ये पहले का था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सरकार के संसदीय रूप को क्या कहा जाता है। ठीक है, सरकार के संसदीय रूप को, ठीक है, संसदीय मॉडल। आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे कि सरकार जो हमारा देश है, हमारा देश को क्या बोलता है, हमारे देश के संविधान को क्या कहा जाता है, हमारे देश को संविधान को कहा जाता है ये उधार लिया हुआ संविधान है। यानी कि क्या है, विदेशों से उधार लिया हुआ संविधान है। और क्यों कहा जाता है विदेशों से उधार लिया हुआ संविधान, क्योंकि बहुत सारे विदेशों से अच्छी अच्छी बातें हम लोग ले उठा के डायरेक्ट संविधान में डाले गए हैं। ठीक है, तो ये संविधान को उधार का संविधान कहते हैं, लेकिन उधार का नहीं है भाई, हमारा देश को उधार कैसे बोल सकते हो, तो उधार का नहीं है। इसका संसदीय स्वरूप है। संसदीय स्वरूप कहां से लिया गया, संसदीय स्वरूप संविधान में संसदीय प्रणाली, ये कहां से लिया गया, ये लिया गया यूके के संविधान से, यूके के संविधान से। ठीक है, और यूके के संविधान से, यूके का जो हाउस है, यूके का जो हाउस है पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस, उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वेस्टमिंस्टर, वेस्टमिंस्टर बोला जाता है। ठीक है, यूके के पार्लियामेंट हाउस को वेस्टमिंस्टर बोला जाता है। इसलिए हमारा जो संसदीय मॉडल है उसको हम लोग वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, वेस्टमिंस्टर मॉडल। ठीक है, संसद कौन से आर्टिकल में, ये आर्टिकल 79 में है। और इसी आर्टिकल के अंतर्गत आपको समझाया गया कि संसदीय स्वरूप क्या होता है। संसदीय स्वरूप में आपका दो सदन होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, जिसको लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन, इस टाइप से होता है। ठीक है, साम्यवादी क्या होता है, साम्यवादी होता है कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट। ठीक है, और कम्युनिस्ट कहां पे, ये कहां पे संस्था है, ये आपका चीन में, आज वर्तमान समय में चीन में। धनिक तंत्र कहां पे होता है, धनिक तंत्र से कोई तंत्र नहीं होता, जो बनियों के द्वारा होता है, जो पूंजीपतियों के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, जैसे अमेरिका उसका पूंजीपति शासन होता है, लेकिन ये कोई तंत्र नहीं है। ठीक है, धर्म तंत्र, जो धर्म गुरुओं के द्वारा शासित किया था, ऐसा भी कोई राज्य अभी देश नहीं है जो सिर्फ धर्म के आधार पर चलाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, एक साथ लोगों के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के क्या होता है, सरकार में सत्ता होने के लिए पार्टी होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दल, राजनीतिक दल के साथ आता है, राजनीतिक दल के साथ में चुनाव लड़ते हैं। और राजनीतिक दल भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है, क्या होता है, राष्ट्रीय होता है और एक होता है क्षेत्रीय। ठीक है, जो पूरा देश स्तर पर हो उसको राष्ट्रीय कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें, जैसे बीजेपी तुम्हारा राष्ट्रीय स्तर पर है और क्षेत्रीय स्तर पर कौन है, जेएमएम। जेएमएम से याद है कि अभी जेएमएम का हमारा जो झारखंड का सीएम है वो गिरफ्तार हो चुका है, और यहाँ पे झारखंड में सीएम की कमी हो गई। जब सीएम ही चोर होगा तो दुनिया में क्या होगा जी, इसलिए चोर लोग को सीएम बना दिए हैं। कहना तो सही नहीं है, अभी तो कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन घोटाला का आरोप लगा है और सीएम हमारा अंदर हो चुका है, और बिना सीएम का भी झारखंड है। और भी अगला सीएम आपको कौन सा होगा, अगला सीएम होगा चंपई सोरेन, चंपई सोरेन, ये भी सोरेन है, तो सोरेन सोरेन मौसेरा भाई, चोर चोर मौसेरा भाई। ठीक है, आगे आ गया राष्ट्रीय, आगे कहीं बोल मत देना इन लोग ये है। ठीक है, तो आपको राजनीतिक दल में फोकस करना है, क्या नहीं, क्या बोल रहा है, राजनीतिक दल। टोटल राष्ट्रीय क्षेत्र में आता है जो पूरा देश स्तर पे हो, और जो सिर्फ एक राज्य में हो या जगह पे हो उसमें लोग क्षेत्रीय बनते हैं। टोटल कितना है राष्ट्रीय, वर्तमान समय में टोटल नेशनल पार्टी कितना है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल टोटल अभी 8 है। ठीक है, 8 कौन कौन से हैं, जैसे बता रहे हैं, बीजेपी है, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, माओवादी और मार्क्सिस्ट वाले, फिर एनसीपी राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार वाली, और फिर कौन सा हो गया, एनसीपी, फिर हो गया तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, फिर तुम्हारा हो गया बहुजन समाजवादी पार्टी जो आपका ये है मायावती का, और एक नागालैंड में पार्टी है नेशनल पीपुल पार्टी। ठीक है, तो टोटल ये 8 पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा घोषित किया गया, इसको आप रट सकते हैं।
क्या के पूछ लिया जाता है कभी कभी 4 ऑप्शन देके कि इसमें इनमें से कौन सा पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इस टाइप से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में किया गया? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फेमस विश्वविद्यालय था हमारा। यूनिवर्सिटी जो नालंदा यूनिवर्सिटी था बहुत फेमस था, उस टाइम पे दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटियों में गिना जाता था। कब गिना जाता था? ये 5वीं शताब्दी में, 5वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक, 5वीं से 12वीं शताब्दी यानी कि 500 से 1200 एडी तक हमारा ये कहां था? विश्व का प्रमुख यूनिवर्सिटी था, प्रमुख यूनिवर्सिटी था। ठीक है, और ये कहां पे है? ये आपका बिहार में है, बिहार के नालंदा जिला में प्रसिद्ध है। लेकिन क्या होता है 1200 में, जो 1200 तक ही क्यों पर प्रसिद्ध है? क्योंकि 1200 में इसको जला दिया गया। किसके द्वारा जलाया गया? बख्तियार खिलजी के द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के द्वारा जला गया। बख्तियार खिलजी कौन था? जनरली ये आपका था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति इसे कहते हैं। इसके द्वारा जलाया गया था। इसको बनाने के लिए निर्माण कौन किया गया था? ये गुप्त काल में कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कुमारगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेपोलियन कहते हैं, हम लोग को पता है भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त का। और कुमारगुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी बीसी में हमारे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खाद गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है? ठीक है, खाद गाइड देखिए किसी का हर चीज का हम लोग जैसे ग्लोजिम पढ़े हैं, हर चीज का पिरामिड होता है। जैसे कि आपका खाद गाइड का मतलब खाद्य श्रृंखला टाइप का, तो ये खाद्य श्रृंखला। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में जैसे हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो मान लीजिए घास को क्या खा रहा है? घास को चूहा खा रहा है। चूहा को क्या खा रहा है? बिल्ली खा रही है। बिल्ली को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। शेर को कौन खा रहा है? बाज खा रहा है। और बाज को कौन खाएगा लास्ट में? अब घटक मर जाने के बाद उसका कीड़ा मकोड़ा खाकर उसको निकाल देगा। इस तरह से एक क्या होता है? चेन होता है। और ये फूड चेन जिसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। और इसी में खाद्य गाइड यानी कि खाद्य गाइड में जो खाना है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसका पिरामिड कैसे होता है? तो उसका पिरामिड इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से पिरामिड देखते हैं। जो हम लोग सबसे जो इंपॉर्टेंट जो खाद्य पदार्थ है, जो मेन आहार का है, जैसे मेन आहार क्या होता है? चावल, गेहूं, दाल, ये सब क्या है? ये सब मेन आहार है। तो ये आपका सबसे नीचे बेस में रहेगा। इससे ऊपर में क्या आ जाएगा? इससे ऊपर में आपका आ जाएगा सब्जी, फल, ये सब इसके ऊपर आ जाएगा। फिर इसके ऊपर क्या आ जाता है? इसके ऊपर आता है मांस मछली, ये सब इसके ऊपर आ जाता है। और सबसे अंतिम में जो सबसे शीर्ष पे होता है, यानी पूछ रहा है सबसे शीर्ष पे कौन होता है? तो सबसे शीर्ष पे होता है तेल, मसाला और चाट चाउमीन जो बोल सकते हो उसको, यानी कि चीनी, चाय, ये सब सबसे शीर्ष पे होता है। ठीक है, तो सबसे शीर्ष पे कौन हो गया? तेल, मसाला, चीनी, चाय, सब टाइप को जो आइटम है जो आपको खाना में सपोर्ट करते हैं उसको सबसे ऊपर है। और जो मेन खाना है तो नीचे जो रहता है चावल, गेहूं हो गया। उसके बाद सपोर्ट करने वाला फल सब्जी हो गया। उसके बाद सपोर्ट करने वाला मांस मछली हो गया। और सबसे ऊपर हो गया तेल, मसाला, चाय, चीनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वसा और शर्करा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करके उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं? यानी कि बोल रहा है कि ऐसा कौन लोग है जो प्राथमिक सामग्री को, प्राथमिक सामग्री क्या करने का मतलब हो गया? जैसे मान लीजिए लकड़ी। ठीक है, लकड़ी क्या होगा? प्राथमिक सामग्री। और इसको बोलेगा कि संसाधित करते हुए इसे तैयार माल, लकड़ी से क्या बनाते हैं? मान लो इसको ठोक पीट के ठठा के उसको छील के बुरादा बना के और क्या जाते हैं बड़ी दुकान में देखते हैं तो क्या बन जाता है? लकड़ी से कुर्सी बन जाएगा। ठीक है, तो कुर्सी बन जाएगा। तो कुर्सी क्या होता है? उसको परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे क्या होता है प्रोसेस? यहाँ पे प्रोसेस होता है परिवर्तित का, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, यहाँ पे निर्माण का काम होता है, निर्माण का। और निर्माण क्षेत्र हम लोग पढ़े हैं, निर्माण क्षेत्र किस क्षेत्र में आ जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, अगर ये कुर्सी को बेचने जाएंगे बाजार में तो ये बाजार वाला क्षेत्र क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है, उसी तरह से देख सकते हैं क्या हो गया? तो कौन सा तैयार माल प्राप्त करते हैं? कौन सा क्षेत्र में जाएगा? प्राथमिक नहीं होगा, शिक्षा, सिंचाई आपका द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋण एक निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। तो ऋण क्या है? ऋणदाता को वापस करना पड़ता है, क्या होगा? देना पड़ेगा, ऋण को देना पड़ेगा तभी तो ऋणदाता को हो पाएगा। यानी मान लिया हम किसी से लोन लेते हैं तो लोन देना पड़ेगा, तो हम लोग क्या हो गए? देवता हो गए जो लोन देता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऋण एक देयता है। देयता मतलब
एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज है, ठीक है। और जो लेता है उसके पास असेट होता है, तभी किसी को देता है, वो लाइबिलिटी के रूप में काम करता है। इंसान क्या अलग देता। और अगर जो ऋण, मान लीजिए ऋण है, ऋण को क्या बोलते हैं, लोन, ठीक है। तो लोन लेने वाला क्या होगा, लेने वाला ये हो जाएगा ऋणी, और लोन देने वाला क्या होगा, देने वाला क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऋणदाता, ऋणदाता, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणगौर महोत्सव देवी के सम्मान में, किस देवी के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं के द्वारा सम्मान मनाया जाता है। यानी बात कर रहा है गणगौर एक फेस्टिवल है, ये भी लोक फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। लोक फेस्टिवल को आप लोग पढ़ना होगा, आपको विभिन्न लोक फेस्टिवल, इसका हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे हमारा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है थर्ड आई ऑफ सक्सेस, जो देख सकते हैं मेरा टी-शर्ट में, थर्ड आई ऑफ सक्सेस। इसे भी जाकर आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में हम जो मेन पीडीएफ होता है उसको हम यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं, जो आपका बेनिफिशियरी होगा एग्जाम के लिए, आपको गूगल में ढूंढना नहीं जरूरत पड़ेगा। और गणगौर फेस्टिवल होता है गण और गौर, गण प्लस गौर मिलता है। और गौर किससे बना हुआ है, गौरी से, ठीक है। और गौरी किन्हें कहते हैं, गौरी हम लोग कहते हैं पार्वती माता को, ठीक है। तो यहां से निकल गया। तो देखिए क्वेश्चन को इसी तरह से तोड़ के बनाओगे तो आंसर आसानी से निकल जाता है। ये हो गया आपका पार्वती देवी का। तो पार्वती देवी का ये माता बनाया जाता है, ये पूजा बनाया जाता है, ये पूजा, और ये पूजा जनरली राजस्थान गुजरात सभी क्षेत्रों में मनाया जाता है। और पूजा कब होता है, ये चैत्र माह में 18वें दिन में होता है, 18वें दिन में होता है, इसको मनाया जाता है पार्वती देवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एल नीनो को एक ऐसी घटना जिसमें हर 2 से 5 साल में तट से गुजरने वाली ठंडी धारा समुद्र स्थान पर गर्म महासागरीय धारा होता है। देखिए एल नीनो क्या है, बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया है, मौसमी जटिल प्रक्रिया है, जिसके वजह से अगर एल नीनो को एक साल में आ जाता है तो उस साल में थोड़ा वर्षा कम होती है, और उसमें क्या होता है, वर्षा कम होती है, तट सूखे हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है, क्लाइमेटिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। जैसा हम भी समझते हैं, यहाँ पे देखिए मैं कहाँ गया, ये रहा मैप। ये देखिए आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ब्राजील का पेरू तट है, देखिए यहाँ पे पेरू है, ये आपका ब्राजील का पेरू तट है, ठीक है। ये ब्राजील का पेरू तट है, और इस पेरू तट में यहाँ पे एक लहर ये चलती है, ठीक है। ब्राजील का पेरू तट है, यहाँ पे ये चलती है करंट, इसको बोलते हैं धारा। यहाँ पे धारा चलती है, और ये कौन सा धारा चलती है, ये धारा चलती है पेरू धारा, पेरू जल धारा, ठीक है। और इसको हम कभी कभी हम्बोल्ट भी कहते हैं, क्योंकि हम्बोल्ट नामक ज्योग्राफर ने इस धारा को खोजा था, इसे हम्बोल्ट धारा कहते हैं। और ये चलते हैं, और यहाँ पे ही ऊपर से धारा आती है, कौन आती है, इसी धारा गर्म हो जाने से इस धारा का निर्माण होता है एल नीनो धारा से, एल नीनो धारा का, ठीक है। एल नीनो धारा से होता है, और इसी एल नीनो धारा जब बनती है तो क्या होता है, समुद्र का टेम्परेचर, ये पूरा समुद्र दिख रहा है, ये वाला समुद्र, ये समुद्र और ये समुद्र, इस समुद्र का टेम्परेचर क्या होता है, जनरली पैसिफिक ओशियन का, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन में क्रिया हो रहा है, और ये पैसिफिक ओशियन बाकी समुद्रों से जुड़े हुए हैं, जिसके वजह से पैसिफिक ओशियन में 5 से 10 डिग्री तक, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ने की वजह से समुद्र के क्षेत्र, समुद्र का जो गर्म पानी होता है, गर्म पानी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मानसून प्रक्रिया में दिक्कत होती है, और मानसून प्रक्रिया दिक्कत होने के साथ साथ में और हमारा मानसून आने में डिले होता है, मानसून आने के साथ में बारिश कम होती है, बारिश कम होने के साथ में मौसमी प्रक्रिया ज्यादा होती है, और हमें नुकसान ज्यादा देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरू की जलधारा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। आप लोग सब पता हुआ है, अगर हम लोग भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में इतिहास में देखें तो ये पता चलता है कि अंग्रेज लोग कहां थे, महादुष्ट थे, दुष्टों में दुष्ट, महादुष्ट कौन थे, अंग्रेज। और अंग्रेज महादुष्ट थे, और उन लोगों ने क्या किया, जहां पे देखते हैं कि जहां पे राजनीतिक चेतना विकास हो रहा है, जहां पे अगर सरकार के खिलाफ मीटिंग हो रहा है, जहां पे सरकार का आंदोलन हो रहा है, उस क्षेत्र को या तो बांट देते थे, या तो काट देते थे, तो छाट देते थे, जो करना था कर देते थे। किसी तरह से उनको शासन करना था तो कोई ना कोई करवे करेगा ससुरा, ठीक है। ये करते थे, और जिसके वजह से इन्होंने बंगाल को, बंगाल क्षेत्र है वो पूरा बंगाल क्षेत्र, इस टाइप से जो पूरा बंगाल क्षेत्र था हमारा, ये वाला क्षेत्र जो पूरा बंगाल क्षेत्र है, यहाँ पे उसमें पूरा उड़ीसा क्षेत्र पाया जाता था, और इस क्षेत्र को बांट दिया।
इस उड़ीसा क्षेत्र बंगाल में क्या आता था? बंगाल क्षेत्र में, बंगाल क्षेत्र में आता था आपका बिहार, बंगाल का पूरा हिस्सा, आज के जो वर्तमान में बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड, ये पूरा क्षेत्र बंगाल क्षेत्र में आता था। और इसी बंगाल क्षेत्र को बांट दिया गया, मान लीजिए 2 हिस्सों में बांट दिया गया, और 2 हिस्सों में बांटने का जो मेन मकसद उन लोगों को बताया कि ये क्या था? प्रशासनिक सुविधा के बारे में बांटा था। लेकिन अगर अक्सर मकसद देखें, असली रीजन, असली मकसद तो क्या था? असली मकसद था उन लोग का स्वतंत्रता का क्षेत्र विकास करना, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता को, स्वतंत्रता आंदोलन को समाप्त करना, आंदोलन को खत्म करना, राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन को खत्म करना इनका मेन मकसद था। लेकिन अंग्रेजों द्वारा क्या बताया गया कि हम लोग प्रशासनिक सुविधा है, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, प्रशासन में बांट के अलग किया जाता है। और ये कब किया गया था बंगाल विभाजन? 1905 में। कब किया गया था 1905 में? 19 जुलाई 1905 में, ठीक है, 1905 में। और इसी बेसिस पे अगस्त 1905 में क्या चलाया गया? फिर से एक आंदोलन चलाया गया जिसको बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। और बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था, और इसी टाइम गाना भी गाया गया था, हमार सोनार बांग्ला करके। और वही गाना जाके बाद में 1971 में फिर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर जाना? ठीक है, महात्मा को कहा गया। आज के टाइम में जैसे गांधी को महात्मा गांधी कहते हैं ना, गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और मोहनदास इतने मोहन थे, इतने भोले थे कि उन्हें महात्मा ही बना दिया गया। ठीक है, गांधी को बाद में महात्मा किसने कहा? महात्मा कहने का श्रेय जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। और गांधी जी को बापू या राष्ट्रपिता कौन जब कहते हैं? राष्ट्रपिता किन्हें सब कहने जाता है श्रेय? इन्हें जाता है सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था नेताजी। ठीक है, नेताजी कहा जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा महात्मा कहा जाता था, महात्मा नहीं कहते, महागुरु कहा जाता था, महागुरु या गुरुजी कहा जाता था, गुरु कहा जाता था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय को आपका मालवीय जी कहा जाता था। और इन्हें बीएचयू को स्थापित करने का श्रेय जाता है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू को क्या कहता था? इनको चाचा कहा जाता था। ठीक है, ज्यादा मोटा हो गया, पतला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में पानी के नीचे, देखिए ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया। तो करंट अफेयर को आप लोग ध्यान में रखना है, करंट अफेयर को हल्के में नहीं लेना है। जनरली क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से ही गलत होते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर को लिखना है आप लोग को। एग्जाम से कुछ दिन पहले हम करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर का क्लास करवाएंगे, 2-3 क्लास करवाएंगे। ये ऑफलाइन क्लास भी होगा और ऑनलाइन क्लास भी होगा। तो ऑफलाइन वाले थोड़ा ध्यान दें कि करंट अफेयर क्लास होगा तो क्लास के साथ जुड़े रहें। ठीक है, जैसे हमारा ऑफलाइन क्लास में भी मैराथन क्लास चलता है, हर फ्राइडे को मैराथन क्लास चलता है, उसी तरह से करंट अफेयर में क्लास चलेगा। हाल ही में पानी के परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन। तो ड्रोन क्या होता है? ड्रोन क्या होता है? एक अनमैन्ड व्हीकल होता है, अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल होता है, यूएवी। ठीक है, क्या होता है? मानव रहित यान, मानव रहित यान। आप लोग देखे होंगे शादी ब्याह में ड्रोन उड़ाते जाते हैं, ड्रोन से फोटो खींचते हैं। ठीक है, उसी तरह से ड्रोन भी उसी तरह से होता है, छोटा हिस्सा होता है, लेकिन ड्रोन में बहुत सारा हथियार लाद दिए तो हथियार से अटैक कर देगा, वो जाके खुद जाके हथियार बन जाएगा, खुद जाके किसी में टकरा जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो उस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे इंसानों को जान माल की क्षति कम होती है। इसलिए अगर भारत में देखें तो भारत में जो ड्रोन है, भारत में इसका हेडक्वार्टर किसको बनाया गया? ड्रोन को इसको बनाया गया आईआईटी बॉम्बे को। आईआईटी बॉम्बे को भारत में ड्रोन का हेडक्वार्टर बनाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर ये ही होते हैं हेल 523। तभी हाल ही में उत्तर कोरिया में ड्रोन का हेल 523 का ड्रोन का टेस्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर ऑस्ट्रेलिया देखें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? राजधानी सबको राजधानी पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ठीक है, कनाडा हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, ओटावा, कनाडा को ओटावा। और ब्रिटेन का आपका राजधानी पता है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया जनरली क्या है? बोइंग है फ्लाइट, हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, बनाने वाली कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? ये कंपनी विदेशी कंपनी है और ये यूएसए की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। और यही अमेरिका की कंपनी भारत के साथ समझौता करके, बोइंग इंडिया टेक्नोलॉजी साथ समझौता करके यहाँ पर भी अपना ट्रेड सेंटर स्टार्ट कर रहा है, अपना सेंटर स्टार्ट कर रहा है। और कहाँ पे कर रहा है? बेंगलोर सिटी में। बेंगलोर को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? सिलिकॉन सिटी के नाम से, सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से देख सकते हैं अभी कोची में ही हाल ही में इसी साल, पिछले साल क्या हुआ था?
वाटर मेट्रो का शुरुआत किया गया था, वाटर मेट्रो का शुरुआत किया गया था कोचिंग में। नोएडा में, नोएडा के 2024 में क्या बनेगा, 2024 के अंत में, 2024 के अंत में यहाँ पे इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाया जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं जेवर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद को विश्व विरासत स्थल में, एक अहमदाबाद को सिटी को घोषित किया गया विश्व विरासत नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर को कच्छी खरेक की जीआई टैग मिला है? ठीक है, आपको बताते हैं कि हर साल, हर महीना या हर हमेशा जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग किसी जो वस्तु को या किसी चीज को दिया जाएगा तो उसका वैल्यू अपने आप मार्केट में बढ़ जाता है, इसी को जीआई टैग दिया जाता है। तो जीआई टैग क्या कहा गया, कच्छी खरेक। तो ये आपका जीआई टैग, आपका राजस्थान को कच्छी खरेक को जीआई टैग मिला है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र में एक मिला था जीआई टैग, गुजरात का जीआई टैग, हरियाणा का जीआई टैग हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा, 18 नंबर का राजस्थान है ना। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन सेंटर कहां का? ये भारत का पहला इंडियन ग्राफीन सेंटर ये कहां पे स्टार्ट किया गया, कहां पे स्टार्ट किया गया? इंडिया इनोवेशन ग्राफीन सेंटर, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, कहां पे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसका स्टार्ट अभी हाल ही में, इसका इंडियन ग्राफिक सेंटर का स्टार्ट आपका केरल में किया गया है। केरल के शहर कोच्चि में स्टार्ट किया गया था ग्राफिन सेंटर के बारे में। ठीक है, ग्राफिन होता क्या जनरली आपको पता होना चाहिए। ग्राफिन क्या होता है, ये ग्रेफाइट से बना बहुत पतली लेयर होता है, ग्रेफाइट से बना पतली लेयर, पतली लेयर होता है, ग्रेफाइट से बना पतली लेयर। ठीक है, और ग्रेफाइट से बना पतली लेयर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का होता है। और बहुत हल्का के साथ में क्या होता है, उच्च प्रतिरोधी भी होता है, उच्च प्रतिरोधी होता है। ठीक है, और उच्च प्रतिरोधी होने के साथ साथ ये क्या होता है, ये ज्यादा ऊर्जा के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ऊर्जा संरक्षण के लिए। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के लिए, और इसलिए जो ग्राफीन होता है इसको ऊर्जा क्षेत्र में के लिए यूज किया जाता है, ऊर्जा क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन किसने जारी किया? ठीक है, तो कोचिंग संस्थानों के लिए, अभी कोचिंग संस्थानों के लिए हाल ही में सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया। तो सरकार कौन से, यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नई गाइडलाइन जारी किया गया। और इस गाइडलाइन में क्या बताया गया, इस गाइडलाइन मुख्यतः 3 बातें की गई। 3 बातें में सबसे पहला बात है कि कोई भी टीचर जो है कोचिंग का, प्राइवेट कोचिंग का टीचर है, टीचर क्या होगा आपका, ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात इसमें किया गया कि 16 वर्ष से कम बच्चे का ट्यूशन नहीं होना चाहिए, कम बच्चे ट्यूशन नहीं होगा। और तीसरा इसमें गाइडलाइन में बातें किया गया है कि आपको गारंटी नहीं दिया जाएगा, मार्क्स एंड रैंक की गारंटी देना मनाही किया गया, गारंटी देना मनाही है। ठीक है, इसमें इसी तरह से प्रमुख गाइडलाइन जारी किया, तो किसने जारी किया गया, शिक्षा मंत्रालय का द्वारा जारी किया गया। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ठीक है, तो अभी इसका शायद एक क्वेश्चन गलती हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ का इसका सेंटर राजस्थान नहीं होगा, इसका सेंटर होगा इसका जो स्वदेशी कच्छी खरेक है। ठीक है, कच्छी खरेक गुजरात है। देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है ये कच्छी क्या हो गया, कच्छ से हो गया। ठीक है, कच्छ, और ये कच्छ कहाँ पे है, रन ऑफ कच्छ जानते हैं, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ ये कहां से है, ये आपका गुजरात का है। और गुजरात की वजह से ही इसको कच्छी खरेक के यहाँ पे दिया गया जीआई टैग। ठीक है, महाराष्ट्र का, और अभी हाल ही में महाराष्ट्र का भी जीआई टैग दिया गया था आपका, महाराष्ट्र का व्हाइट प्याज का, किसको दिया गया था, व्हाइट प्याज, व्हाइट ओनियन, व्हाइट ओनियन महाराष्ट्र का दिया गया। उसी तरह से तेलंगाना का दिया गया था लाल चना का, तेलंगाना को जीआई टैग हाल में दिया गया। ठीक है, तो ये सेशन आपका कंप्लीट होता है। कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा आपको। ठीक है, फिर मिलेंगे, थैंक यू।